अस्सलाम वालेकुम। बारान रहमत में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात। अभी आपने ब्रेक से पहले तकरीरी मुकाबले मुबाहिसा देखा और फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा आज का मौजू भी है आदाब गुफ्तगू, जिसमें हम उलमाए कराम से रहनुमाई हासिल करेंगे। अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना आबिद रिजवी साहब और मौलाना आगा नुसरत अब्बास बुखारी साहब। तो इससे पहले कि हम उलमाए कराम की तरफ जाएं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं फारूक सत्तार साहब, हर दिल शख्सियत है। फारूक भाई, हमारा चूँकि मौजू है आदाब गुफ्तगू और हम ये जानते हैं कि शेर व शायरी से भी आपका बड़ा गहरा लगाव है, तो अब चाहते कोई एक शेर गुफ्तगू के हवाले से हो जाए ताकि हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। क्या कहने। वाह वाह। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। वाह वाह वाह। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, आँख ही से जो ना टपका तो फिर लहू क्या है। क्या वाह कहने। वाह। वाह वाह। बना है शाह का मसाइब फिरे है इतराता, बना है शाह का मसाइब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। वाह 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 वाह, क्या बात है। फारूक भाई, आप पॉलिटिशियन तो हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है, सोशल वर्कर भी हैं, ये भी पूरी, यानी पॉलिटिक्स भी सोशल ही है। ये बताइए शायरी से लगाव आपका कब से है और कैसे हुआ? स्कूल लाइफ से भी था। अच्छा और हमारे यहाँ बैतबाजी के बहुत मुकाबले होते थे, अच्छा। तो उसमें हम लोग क्लास में भी, फिर पूरे स्कूल का मुकाबला होता था, तो उसमें हम लोग हिस्सा लेते थे। इंटर स्कूल भी एक आध बार हिस्सा लिया, तो उस वक्त से कुछ नज़में या गज़लें जो हैं वो और अशार याद होना शुरू हो गए। फिर कॉलेज में ऐसे दोस्तों से मुलाकात हो गई कि जिन्हें ख़ुद शगफ़ था और जिनके जो वालिदैन थे वो ख़ुद इस तरह की महफ़िलें सजाते थे और हम उसमें जाके बैठ जाते थे और बड़ी अदबी नशिस्तें होती थी। तो शायरी करते भी हैं, कुछ ये कहते हैं? कोशिश की मैंने, लेकिन फिर मुझे मालूम ये हुआ कि शायर या तो होता है या नहीं होता, तो मैं शायर नहीं। फिर वो शेर है ना, मेरे ख्याल से वो तुकबंदी कर लेना और बात है, लेकिन शेर कहना अलग कि बात है। शेर कहना ना आता था तो 100 शेर होते थे, मगर एक शेर भी है मीर अब मुश्किल से होता है। तो फारूक भाई, बात ये कि आज का आप हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन में यानी 3 बार आ चुके हैं और 3 बार मुख्तलिफ पहलू से आपसे बात हुई है। आज हम बात करेंगे आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। यानी देखिए, आप एक रोल मॉडल तो हैं, लोग आपको देखते हैं और इसी हवाले से जो आप नेक काम करते हैं या खिदमात करते हैं, सोशल वर्क हो या सियासत हो, आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करते हैं। अब हम बिल्कुल लाइटर मूड पे आते हैं, बचपने में जाते हैं कि रमज़ान में पहला रोज़ा कब रखा? मेरे ख्याल में मैं 6 या 7 साल की उम्र का था और क्लास 2 में आया था। मेरे एक दोस्तों की फैमिली में मुझसे एक क्लास सीनियर था, उनका बेटा, उसने 1 साल रोज़ा रखा और फिर उसकी रोज़ा कुशाई में जब मैं गया तो जिस तरह उसकी आवभगत देखी, जिस तरह उसको हाथों हाथ सब ले रहे थे, उसके मेहमान, उसके कज़न, और सारे बड़े उसे प्यार कर रहे थे और फिर उसको गिफ्ट भी मिले, तोहफे मिले और उस ज़माने में वो नोटों वाले हार होते थे। जी जी। तो बस वो उन सारी बातों ने ऐसा शौक़ जगाया कि मैंने उस रमज़ान बड़ी ज़िद की वालिदैन से कि मैं इसी रमज़ान में रखता हूँ। उन्होंने कहा मियाँ अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है, 1 साल ठहर जाओ, अगले साल रख लेना। बस अगले साल का मैंने इंतज़ार किया और जैसे ही अगला रमज़ान आया, शायद मैं क्लास 2 में था, मैंने कहा, तो बस फिर वो तीसरा चौथा रोज़ा था और घर वालों ने मेरी ज़िद के आगे हथियार डाल दिए और मुझे रोज़ा रखवा दिया। अच्छा, खुशी के हमारे पूरी रात नींद भी नहीं आई। इस हफ्ते का दिन था क्योंकि छुट्टी थी, स्कूल नहीं जाना था, तो सहरी की और मेरी 2 बहनें थी उस वक्त, एक मुझसे बड़ी एक छोटी, तो वो भी उठ गई थी, छोटी वाली भी, खुशी में, और अच्छा माहौल था। लेकिन सहरी के बाद फिर नींद ना आए। इस इंतज़ार में अब जब सहरी के बाद नींद ना आए तो फिर रोज़ा पूरा कैसे कटा होगा, आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, रोज़ा कुशाई भी हुई यानी? हाँ, रोज़ा कुशाई हुई। अच्छा, ये होता है बिल्कुल सच जैसे आप सच ही बोलते हैं सर, बिल्कुल फिर बदी बताइएगा, रोज़ा पहला रोज़ा पूरा रखा है कभी कोशिश की छुप छुपा के कहीं? नहीं, रोज़ा आधा रोज़ा? नहीं, पूरा रोज़ा रखा, इसमें आना, इसमें कोई ऐसी। अच्छा, मेरे बचपन में होता था, मैंने जब रोज़ा रखा ना पहली बार तो अच्छा, हालत बहुत ख़राब हुई। जी, मैंने रखा था, वो मतलब उस वक्त वाजिब नहीं हुआ था, शौक था देख। हाँ, शौक। तो ज़ाहिर उसमें ज़ाहिर बच्चों के लिए की इजाज़त होती है भाई आधा रोज़ा रख लो, तो अब्बू से मैंने कहा अब्बू नियत क्या करूँ,
अब्बू ने कहा बेटा तुम पे अभी रोज़ा वाजिब नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम्हें नियत करनी है तो कर लो, रोज़ा रखता हूँ मैं डालम डोल, जब दिल चाहे जब ही खोल। वेरी गुड। तो ऐसे भी कभी बच्चों को तरबियत देने के लिए सिलसिले होते हैं कि ताकि वो मानूस रहे इन सब बातों से, दीन के अहकामात से। अच्छा, आपके यानी पहले के जो रमज़ान हुआ करते फिर तोहफे तहफ मिले, नोटों के हार मिले, लेकिन और वो रात रोजे को से फिर वो 2-3 सब घंटे सिलसिला पहले हुआ। हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, बड़ा रोज़ा लगा, लेकिन खैर अल्लाह ताला ने। अफ्तार के टाइम पे फारूक भाई फिर वो अरेंजमेंट सारा हुआ जो हाँ, आपने सब देखा था। मेरी अजीज़ थे, खाला थी, मामू थे। अच्छा, ये होता है किसी भी इबादत की तरफ बच्चे को जब राग़िब करना हो हाँ, तो कोई, तो सब जैसे encourage। अल्लाह भी तो एक चीज़ दिखाता है ना, भाई जन्नत दूंगा, ये करोगे तो मैं ये समझता हूँ फारूक भाई, इस पे आप कितना इत्तेफाक करते हैं कि हमारी नमाज पढ़ने से, हमारे नेक अमाल करने से अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा हमारा है, नेचुरल। और हमारे गुनाह करने से अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, नुकसान हमारा है। जैसे माँ बाप होते हैं कि बाहर गए तो टांग तोड़ दूंगा, यानी उसके पीछे पस मंज़र क्या है कि तुम सुधर जाओ। चलो। तो आपके पहले जो रमज़ान हुआ करता था और आजकल के रमज़ान में कोई फ़र्क आप महसूस करते हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी है जो आप महसूस करते हैं? फिर रमज़ान से मुराद रमज़ान के महीने की बात नहीं कर रहा, जो अब सिलसिला शुरू हो गया है, यानी कि माहौल का, यानी चीज़ों में नाप तोल में कमी, चीज़ें महंगी हो जाना, पहले एक तकद्दुस था रमज़ान का लोगों के नज़र, उस हवाले से। मेरे ख्याल में जो बचपन में रमज़ान देखे और ऑब्ज़र्व किए, उसमें रमज़ान की सैंक्टिटी या तकद्दुस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। पर उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो हमारी माशरती इन्हतात है और जो डिग्रेडेशन हुई हमारी ओवरऑल मजमूई तौर पर अक़दार में, तो उसके नतीजे में रमज़ान का माहौल भी कंप्रोमाइज़ हो गया बहुत सी जगहों पर, और उसमें ये महंगाई, मिलावट और ये इस तरह का रुझान जो है वो, अब जबकि दीगर ममालिक में हम देखें जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, वहाँ क्रिसमस आती है, नया साल आता है, तो वहाँ तो सेल्स लग जाती हैं, वहाँ तो चीज़ें इतनी सस्ती हो जाती हैं। अच्छा, रियाज़तें, इबादतें जितनी ऊपर जाती हैं तो कीमतें भी उसी तरह ऊपर जाती हैं, हालांकि ये एक दूसरे के ज़िद में होनी चाहिए। यानी रमज़ान अमाल कमाने का नतीजा, हम माल कमाते हैं। हाँ, क्या तो कहने? ये ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वाह, वाह, वाह। और ये जो मौजूदा रमज़ान है अभी वाला, जी, इसमें तो एक मैं अज़राए मज़ाक की लाइटर साइड पे कहूँगा कि भाई हर रमज़ान में तो शैतान लॉकडाउन हुआ करता क्या है। कहने? बहरहाल अल्लाह ताला ने इस बार हमें भी आजमाइश में डाल दिया और हम सबको भी लॉकडाउन कर दिया। बिल्कुल सही कहा। ऐसे- तो अच्छा, आप क्या समझते हैं हसन भाई, आप भी ज़ाहिर है आपका एक उम्र गुजरी है देखते देखते, मैं फारूक भाई आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जब अब ये जैसे हालात है, नाप तोल में कमी, ये चीज़ें, ज़रा इस्लाम ने तो हुक्म दे दिया ना कि नाप तोल में कमी ना करो और आसानियाँ पैदा करो, लेकिन इसमें आप क्या समझते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी हो या किसी की भी गवर्नमेंट हो, इसमें गवर्नमेंट का कितना परसेंट हाथ होता है इसको कंट्रोल करने में, कितना परसेंट जो है वो इंसान, यानी सिर्फ गवर्नमेंट ही करे या इंसान को खुद भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, ये कितना इख्तियार गवर्नमेंट को होता है इसमें जो माशरा सुधर सके? इसमें बड़ा किरदार सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं का है कि उन्होंने अपनी जमातों में, कारकुनों में कैसा माहौल और किस तरह की तरबियत की, और अगर तरबियत नहीं है किसी जमात या तहरीक में, तो फिर उन जमातों के इलेक्शन के नतीजे में जब हुकूमत बनती है तो वो हुकूमत और उसके नीचे की ब्यूरोक्रेसी ये कंट्रोल नहीं कर सकते। लोगों को डंडे से आप ना नमाज पढ़ना सिखा सकते हैं, ना उनसे मिलावट और ये जो कीमतों में वो है अर्जानी, उसको आप वो कर सकते हैं। तो उसके लिए इस्लाही तहरीक होनी चाहिए जो समाजी लेवल पे कम्युनिटी को काम करना यानी जिस तरह से चाहिए, अभी मोहल्ले में काम कि करना उलमाए कराम को अपने उलमाए कराम हैं। साथ रखा, ताकि जो अब जैसे कोरोना की वजह से लोगों में ये गलत फहमियाँ हो रही थी कि जी मस्जिदों को जानबूझ के बंद किया जा रहा है, मसाजिद मजालिस बंद किया जा रहा है, लेकिन इसमें उलमाए कराम को, तमाम मकाते फ़िक्र के उलमाए कराम को एतमाद में लिया गया कि भाई आप बोलेंगे तो आपके फॉलोअर्स आपकी बात सुनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत के साथ आवाम भी साथ सपोर्ट करें, ताली दो हाथ से बचती है। अवाम का ज़्यादा काम है, समाजी तंजीमों का, सियासी जमातों का और उलमाए कराम, इन सब का, हर तबके का अपनी अपनी जगह काम है और वहाँ तरबियत होनी चाहिए। बिल्कुल, तो उससे ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। चलें। अच्छा, एक छोटा सा गेम है, वो आप बहुत अच्छा खेलते हैं हमेशा की तरह, आप और पिछली ट्रांसमिशन में भी खेले। शहरी कराने से पहले भी गेम खेलेंगे तो खेलने भाई। चलें, बहुत रैपिड गेम है। कराची में डैश की कमी है। पानी। क्या बात है। और पाकिस्तान को डैश की ज़रूरत है। अच्छे हुक्मरानों की। कोरोना ने सबको डैश कर दिया, घायल कर दिया, लिटा दिया। वक्त बहुत डैश है, अहम है, कीमती है। इंसान किसी हाल में डैश नहीं, खुश नहीं, मोहब्बत एक डैश का नाम है। बीमारी का।
कोरोना से खतरनाक है। जिसने की शर्म उसके डैश करम, फूटे करम। फासला रखें कहीं डैश ना हो जाए। कोरोना ना हो। फिर तो हाँ, ये खाली जगह इसी से पूरी की जा सकती थी। अच्छा, हमारे साथ फारूक भाई आप मौजूद हैं और इंशाल्लाह आप सहरी भी करके जाएंगे हमारे साथ। हाँ, सहरी, क्योंकि एल्सा काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप इजाज़त दें तो इनसे भी पूछ लें कि ये क्या बना रही हैं। हाँ, अगर इजाज़त है सर। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, अब जहाँ दस्तरखान की बात आती है तो वहाँ पर डालडा का दस्तरखान है, जहाँ पर हम ये कहते हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा। जब कुकिंग ऑयल और बनस्पति की बात आती है तो डालडा का नाम सर फहरिस्त भी आता है। और जाम शीरी की बात आती है तो जब हज़ार रमज़ान में हम जाम शीरी ना पिएँ तो अफ्तार जो है ना बड़े अधूरा फील होता है जाम शीरी के बगैर। और दूध तो इंसान की ज़िंदगी में एक अहम चीज़ है जो हम पीना चाहिए, हड्डियों को ताकत भी बख्शता है, एनर्जी देता है। ऑलपर्स का हम इस्तेमाल करते हैं और टैंक, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाने के लिए विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए टैंक का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। और जब किचन हो तो किचन के अंदर शेफ़ का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। शेफ़ क्या इस्तेमाल करती हैं ज़रा बताइए। अस्सलाम वालेकुम एल्सा काजी, कैसी हैं आप? ठीक, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक। आज तो बहुत आज आप चीज़ें- गैस कर सकते हो मैं क्या बना रही हूँ। नहीं, ये तो सिर्फ आपने एक ग्राइंडर रखा हुआ ग्लास भी पानी है, रखा ब्लेंडर भी है। अब आप बताएं क्या बन सकता आप गिलास बना रही हैं ग्राइंडर के अंदर। है? नहीं, मैं आज ड्रिंक बना रही हूँ। कौन सी ड्रिंक? ये इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है, इसका अच्छा। नाम है मिंट मार्गरीटा। मार्गरीटा। मार्गरीटा, जी बिल्कुल। ये आपको बाहर बड़ी आसानी से मिल जाती है, बड़ी महंगी मिलती है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में बनाऊं और बड़े कम पैसों में कम हमें चीज़ें तो फ्री लगा में के- मिलेगी ना? जी हाँ। आपको बिल्कुल फ्री में ठीक है। मिलेगी। तो इसमें ये अगर ये इम्यूनिटी बूस्टर है, मेरी कोशिश यही होती है कि रमज़ान में जैसे हीट स्ट्रोक भी होता है और अभी कोरोना वायरस का बड़ा ज़्यादा पेंडेमिक चल रहा है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसी ड्रिंक्स बनाई जाए जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे। तो आज की जो मेरी ड्रिंक है उसके लिए इंग्रेडिएंट्स काफ़ी कम है और घर में मौजूद, ऐसे जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि फ्रिज में पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मिंट है हमारे पास, मिंट लीव्स है, पुदीना है, लेमन है, लेमन जूस मैंने निकाल लिया है, यहाँ लीमू का रस मैंने निकाला है, तकरीबन 2 से 3 लीमू का रस निकाला है, और चीनी का इस्तेमाल है, और इसमें है बर्फ़ चाहिए और आपको कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। ठीक है जी। अब मैं ये ड्रिंक बना लूँगी। इसमें मैं सबसे पहले तो मिंट लीव्स डाल दूँगी, तकरीबन आप इसके अंदर डाल दें 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है, पहले मिनट डालना है। जी बिल्कुल। इसको हमसे ब्लेंड करेंगे तो सारे इंग्रेडिएंट्स को साथ डाल दें, कुछ भी आप पहले डाल दें, इस पर ज़रूरी नहीं है। अब मैं चीनी डाल दूँगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून। ठीक है। आप चाहें ज़्यादा मीठा पसंद है आपको तो आप ज़्यादा डाल हस्बे ज़ायक़ा दें। डालें। जी बिल्कुल, 3 डाल देते हैं हम। ठीक है जी। और ये बाउल में क्या है, लेमन रखा है? जी बिल्कुल, ये लेमन जूस है। लेमन जूस। जी, अभी मैंने लेमन को स्क्वीज़ करके निकाला है, तो ये हम डाल देंगे इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है, यानी तकरीबन दो लेमन है। जी बिल्कुल, 2 लेमन है इसके अंदर, और हम इसके अंदर बर्फ़ भी डाल देंगे। आप चाहें तो क्रश्ड बर्फ़ भी होती है वो कर लें, या फिर आप क्यूब्स यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे क्यूब्स इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं इसके बर्फ अंदर भी हम हस्बे ठंडक डालें। जी बिल्कुल, जितना ठंडा जितना मीठा आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूँगी ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में ब्लेंड हो जाएं। पानी का या इस्तेमाल half देख के cup। कीजिएगा, तो फारूक भाई ने सवाल के जवाब में कहा है कि पाकिस्तान में पानी कम है। जी बिल्कुल, ज़रा इन चीज़ों एहतियात को के सब हम ब्लेंड कर लेंगे और इसकी ड्रिंक, और एंड में मैं इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड करूँगी। अभी आप ग्राइंड करेंगी? जी बिल्कुल, आप मैं ग्राइंड करेंगी। कीजिए, हम अपने ओके। गैस की तरफ चलते हैं। तो फारूक भाई, सहरी अमूमन आप लाइट मोड पे करते हैं या ठीक ठाक? इफ्तार में जो कुछ है, अगर छोले हैं, दही बड़े हैं, अगर वो खा लिया तो फिर खाना मैं नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। कम से कम इस रमज़ान में। तो सहरी भी थोड़ी सी हैवी खा लेते हैं, मतलब अच्छा। ये कि उसमें पराठा खा लिया या अंडा खा लिया, और पराठे के साथ ड्राई कीमा, अच्छा, इस किस्म की कोई चीज़ जो वो खाने को भी कवर कर ले। यानी उमूमन रूटीन रात को जागने का आपका रहता है, क्योंकि ज़ाहिर हाँ, ये- हाँ, बल्कि आपका तो काम ऐसा कि दिन भी जागना है, रात भी जागना है। क्योंकि मैं आजकल थोड़ा यूथ के साथ सोशल मीडिया पे बहुत एंगेज, जी। बहुत ज़्यादा एंगेज। जी, मैंने देखा बहुत कई सारी तंजीमों NGOs के पास आप गए और- कई वेब जो टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, और वो बच्चे भी माशाल्लाह उनके भी 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख लाइक्स भी हैं, उनके व्यूअर्स भी हैं। तो